नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे। मित्रों, बिहारी जी उन कवियों में हैं जिन्होंने एकमात्र रचना लिखकर ही वह प्रसिद्धि प्राप्त की जिसके लिए विद्वान और रचनाकार कलाकार अनेकानेक प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यश, वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जो भी उन्होंने प्राप्त की। तो मित्रों, छात्र और छात्राओं, हिंदी के प्रेमियों, आज हम ऐसे विद्वान, ऐसे महान रचनाकार बिहारी जी के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी जी के बारे में हम अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। अब उन बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? बिहारी जी का जन्म मरण, बिहारी जी की रचना, बिहारी जी की बिहारी सत्सई की प्रवृत्तियां, बिहारी जी की भव्यता, बिहारी सत्सई में भक्ति नीति और ज्ञान की त्रिवेणी, या यूं कहा जा सकता है श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी। बिहारी सत्सई का श्रृंगार वर्णन, बिहारी सत्सई का प्रकृति वर्णन, यानी विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम बिहारी जी का और उनकी सत्सई का आकलन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बिहारी जी के बारे में लेते हैं उनका जीवन व्रत। तो मित्रों, बिहारी जी ने कहीं भी स्पष्ट रूप से अपने जीवन, मरण, स्थान, गोत्र आदि के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। अब उनके दोहों में कहीं कुछ अंश आए हैं या विद्वानों ने खोज और छानबीन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, उसी के आधार पर हम उनके जीवन मरण, उनके स्थान, गोत्र, परिवार, रचना आदि के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसा कि विदित है, बिहारी सत्सई नारी प्रकृति और भाव सौंदर्य की दृष्टि से एक अनुपम कृति है। उसी प्रकार बिहारी जी भी रीतिकाल के एक अनुपम और प्रसिद्ध कवि हैं। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके जीवन काल के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहारी सत्सई में एक दोहा मिलता है जो स्वयं बिहारी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश शब, केसव केसर राय। इस दोहे के अध्ययन और विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इनके पिताजी का नाम केशव राय था। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और मिश्र बंधुओं की चर्चा करें तो उन्होंने कहा है कि बिहारी जी का जन्म स्थान ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव था और इसी गांव में उनका जन्म 1603 के लगभग हुआ था। अब यह भी माना जाता है कि इनका जो जन्म है, इनका जो बचपन है, बुंदेलखंड में बीता था और जब ये युवा हुए, इनकी शादी हुई तो ये अपने ससुराल मथुरा में आ गए और वहीं युवावस्था इनकी व्यतीत हुई। इस विषय में भी उन्होंने एक दोहा लिखा है। वो दोहा है,
जन्म ग्वालियर जानिए खन बुंदेल बाल, तरुणाई आई शुकद मथुरा बसी ससुराल। तो जो ये दोहा है, इसके आधार पर उनके बाल्यकाल और उनकी युवावस्था का हमें ज्ञान मिलता है, हमें जानकारी मिलती है कि उनकी जो बालपन है, उनका जो बचपन है, वह बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और युवावस्था उनकी मथुरा में व्यतीत थी। अब इन दोहों के आधार पर जो अंश, जो जानकारी बिहारी सत्से में मिलती है, उनके आधार पर मिश्र बंधु जी जो निष्कर्ष निकालते हैं, वह भी हमारे सामने आता है कि मिश्र बंधुओं ने निष्कर्ष स्वरूप क्या कहा। उन्होंने कहा है कि बिहारी लाल जी के पिता थे, वो बहुत गरीब थे, दरिद्र थे, और परिणाम ये हुआ कि इसी दरिद्रता के काल ने उनको छीन लिया, उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इसलिए बिहारी जी का बचपन बुंदेलखंड में और युवा अवस्था मथुरा में व्यतीत हुई। ये बिहारी जी की परवस्था या यूं कहे बेबसी के कारण हुआ था। जिस बालक के सिर पर पिता का छाया छिन जाए, उनको किन किन मुसीबतों से रूबरू होना पड़ता है, वो बिहारी जी ने भली भांति देखा था और भोगा भी था। अब उनके गोत्र और जात के बारे में भी निष्कर्ष निकलता है। मिश्र बंधुओं ने यह भी लिखा है कि बिहारी जी भाट नहीं थे, क्योंकि कोई भी भाट अपने विषय में द्विज नहीं कह सकता और ना ही वो कहीं लिख सकता है। अतः बिहारी जी इस दृष्टि से माथुर चौबे थे, न कि भाट थे। बिहारी जी को केशव राव का पुत्र माना जाता है। इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद रहे हैं। सबसे पहले अगर इस विषय में चर्चा करें तो राधाकृष्ण दास ने अपना मत प्रस्तुत किया, परंतु कोई तार्किक और कोई पुष्ट प्रमाण नहीं होने के कारण मात्र अनुमान ही कहकर हमें इस संतोष करना पड़ा। बिहारी जी का विवाह मथुरा में माथुर ब्राह्मणों के किसी परिवार में, किसी घराने में संपन्न हुआ था और विवाह के पश्चात बिहारी जी वहीं आकर के बस गए थे, क्योंकि ये बात बिहारी जी ने अपने दोहे में लिखा है कि घर जवाई लो घट्यो खरो पूस दिनमान। ये इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि ससुराल में निवास करना बिहारी को रुचिकर नहीं था, परंतु ये उनकी परवस्था थी, जिसके कारण उन्हें वहां जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। अब आगे प्रश्न उठता है कि बिहारी जी किस प्रकार राज दरबार में पहुंचते हैं। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि संवत 1677 में शाहजहां के पुत्र जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए देश भर के अनेक प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रकार के जाने माने छोटे बड़े सभी तरह के विद्वान भाग लेने के लिए आए थे। बिहारी जी भी पहुंचे तो बिहारी जी की कविता से प्रसन्न होकर के शाहजहां ने उनकी वृत्ति बांध दी
और इसी को लेने के लिए संवत 91-92 में वो जयपुर आए। शौरी जयपुर ना कर करके आमेर शब्द का प्रयोग करो तो उचित हो। आमेर आए। आमेर आकर देखते हैं कि राजा, उस समय आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह थे, अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम पास में इस प्रकार आबद्ध थे कि वो संपूर्ण राज्य कार्य को ही भुला चुके थे। बिहारी जी को बड़ा दुख हुआ कि इस तरह तो शासन का कार्य जर्जर हो जाएगा और जनता को अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, राजा की इस स्थिति को देख करके बिहारी जी ने अपनी कलम उठाई और लिख डाला वो दोहा जिसने राजा जयसिंह के जीवन को ही बदल डाला। कौन सा दोहा था? सुनिए। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, आली कली ही श्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा इतना क्रांतिकारी सिद्ध हुआ कि राजा जहां अंतपुर में अपनी रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर के सभी राजकार्य को भुला चुके थे, वो तत्परता के साथ बाहर आए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी सत्य लिखने की प्रेरणा बिहारी जी को दे डाली। वो प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी स्वर्ण मुद्रा कह सकते हैं इसको, बिहारी जी को देने लगे। और बिहारी जी को एक काली पहाड़ी नामक ग्राम दे दिया। इसके पश्चात बिहारी जी राजा के दरबार में रह करके रचना करने लगे। जब राज दरबार में स्थान मिल गया, अशर्फी मिलना प्रारंभ हो गई, तो पर्याप्त धन भी हो गया और बिहारी सत्य की रचना कर डाली। संवत 1664 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। संवत 1664 में, शौरी सन 1664। मित्रों, आचार्यों की समीक्षा, विवेचन और अपने अपने निष्कर्ष के आधार पर कुछ आचार्यों ने बिहारी जी को रीति ग्रंथकार माना और उनमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य रीति ग्रंथकार कवियों के साथ बिहारी जी को भी उन्होंने स्थान दिया है। यद्यपि बिहारी जी ने कहीं भी लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्य नहीं लिखी, पर अगर उसका विवेचन करे, उसको देखे, उसका अध्ययन करे तो उसमें नक्षिक, नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन के ऐसे अनेक दोहे मिल जाएंगे जिनमें श्रृंगारिकता है और इनके आधार पर ही कई टीकाकारों ने इसे इस क्रम में रखा है। जैसा कि बिहारी जी ने दोहे लिखे, उस समय उनका ध्यान निश्चित रूप से लक्षणों की ओर रहा था। इसलिए अगर ये कहा जाए, ये माना जाए कि बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख करके उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में स्थान दिया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। अनेक ऐसे विद्वान हैं जिनमें डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा है, उन्होंने भी अपना मत रखा है
और अपने मत रखते हुए क्या कहा उन्होंने, ध्यान दीजिए कि बिहारी ने दोहे में कोई भी किसी भी प्रकार से रीति ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु रीति ग्रंथों में प्रतिपादित प्राय सभी विषय, जितने भी विषय, चाहे नायक नायिका भेद हो, चाहे अलंकार विवेचन हो, चाहे काव्य हेतु हो, चाहे गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे छंद हो, कहीं ना कहीं उदाहरण उनके काव्य में मिल जाते हैं। और अगर इन लक्षण, इन उदाहरणों में, इनकी जानकारी में किसी दूसरे रीतिकालीन कवियों से इनकी तुलना करें तो कहीं भी वो पीछे नहीं रहते हैं। निसंदेह उन्होंने इस क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किया है। चाहे नायक नायिका भेद ले सकते हो, किस प्रकार उन्होंने इसका विवेचन किया, वो सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से रीति परंपरा का इनके मन में कहीं न कहीं मोह था। इसके अलावा आगे हम चलते हैं डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिहारी जी ने शास्त्रीयता और उसके लक्षण की ओर ध्यान दिया है। निश्चित रूप से उनका मन इस ओर झुका था। रसों के बारे में उन्हें जानकारी थी। अगर हमें उनको ध्वनि की जानकारी थी, उनके एक दोहे को ले तो सिद्ध हो जाता है कि उनके मन में कहीं न कहीं लक्षण ग्रंथों का मोह था। उन्होंने लिखा है, तंत्री नाद कवित रस शरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो इस दोहे से यह सिद्ध होता है कि बिहारी लाल जी रसास्वादन को ही काव्य का उद्देश्य मानते थे। और ये प्रवृत्ति रीति ग्रंथकारों की प्रवृत्ति सिद्ध होती है। आगे हम अगर प्रत्यमानार्थ की ओर चर्चा करते हैं तो बिहारी जी ने कई दोहों में ये सिद्ध किया है। जैसे झूठे जानिन संग्रहु मन, मौनिक से बेन याही ते मनो, याही ते मानव किए बातन को विधि ने। आचार्य ईश्वरी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी जी को ध्वनिवादी मानते हैं। नागेंद्र जी ने अपना जो ग्रंथ है रीतिकाल की भूमिका, उस ग्रंथ में बिहारी जी के बारे में लिखा है कि बिहारी में यद्यपि लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी, किसी भी प्रकार से बिहारी लाल जी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी, परंतु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वदा हमेशा ध्वनि के ही अनुकूल थी। उनके दोहों को अगर देखते हैं, उनके दोहों की अगर विवेचना करते हैं तो उनके दोहों में काव्य गुण का विश्लेषण निश्चित रूप से मिलता है। तो हम निष्कर्ष रूप में अगर ये कहें कि बिहारी जी ने कहीं ना कहीं अपने मन में रीति ग्रंथों, रीति लक्षणों, नायक नायिका भेद, रस आदि के बारे में जानकारी और झुकाव रखा था, परंतु
स्पष्ट रूप से कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। इसलिए उन्हें रीति ग्रंथकार न कह करके उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। तो मित्रों, अब हम आगे अगले वीडियो में उनकी विस्तृत विवेचना करेंगे बिंदुवार। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर बिहारी में या बिहारी के बारे में कहीं की जानकारी और विस्तृत अध्ययन करना चाहे तो मेरी पुस्तक है बिहारी सतसई में सौंदर्य विधान। ये मेरी पुस्तक है, आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।